सो हेलो एवरीवन, दिस इज जलज एंड यू आर वाचिंग जीपी एजुकेशन अब। यहाँ मिलेगा आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज की ये क्लास भी क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन करी है। और जैसा कि उत्तराखंड बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है, अब देखो बच्चों, अच्छा गया बुरा गया उसके बारे में नहीं सोचना है। छुट्टियां मिली हैं, होली के जस्ट बाद आपका साइंस का एग्जाम है, तो उसके लिए पूरी तैयारी कर लेनी है। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों ने काफी ज्यादा हद तक ऑब्जर्व किया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है ना, थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज को चेंज किया जा रहा है। तो उन चीजों पे आपने ध्यान देना है। देखो, कॉन्सेप्ट कोई किताब के बाहर का अभी तक नहीं पूछा गया। इतने 2-3 क्वेश्चन ऐसे 2 एग्जाम्स हो चुके हैं ना, बाहर का ऐसा कुछ खास पूछा नहीं गया है। तो बस आपने अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है और सब कुछ इजीली हो जाएगा। देखो, फेल होने की टेंशन मत लो, फेल नहीं होगे। क्लासेस देख रहे हो, रेगुलर अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो फेल तो नहीं होगे। उसके बाद कौन कितना स्कोर करता है वो अलग बात है, ठीक है। और ठीक है, वो हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है, वो किसको प्रायोरिटाइज करता है। पर चलिए हम 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 2000 के 2024 का एक क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं हम। इथेन में हमें बताना है कि भाई कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं बस आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि इस बार भी इतना ही सिंपल लेवल आए। इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है आपने। किसका स्ट्रक्चर बनाना है? इथेन का। भाई यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना कुछ, ठीक है। C2H6। अब आप खुद ही देख लो कितने बॉन्ड है, भाई काउंट कर लो तुम यहां से ना। 1 2 3 4 5 6 और बीच में 7, तो कितने बॉन्ड हो गए? 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। आगे चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद की ऑक्सीजन को लूज कर दे और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। मतलब जो खुद रिड्यूस हो जाए और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर ले, वही क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब इस कंडीशन में कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से हो रही, तो पहले ऑक्सीजन किसके पास है? भाई कॉपर के पास है ना। पहले ऑक्सीजन किसके पास था? कॉपर के पास था। कॉपर ने ये ऑक्सीजन कहाँ दे दिया भाई? इस हाइड्रोजन को दे दिया यहाँ। तो कौन रिड्यूस हुआ खुद में? कॉपर ऑक्साइड हुआ ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाएगा? कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा। जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? भाई बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, दैट इज एंटासिड। क्या आ सकता है क्वेश्चन में? एंटासिड, MgOH होल ट्वाइस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इतने नाम याद रखना आप। फिर तो भाई प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या आ गया? द फंक्शन ऑफ जाइलम, ये तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, बाकी मुझे नहीं पता था। बाइल का आपका गॉल ब्लैडर आ जाएगा, ठीक है। यहां से आते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q अपॉन T क्या होता है भाई? I होता है ना। क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर? इलेक्ट्रिक करंट। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायप्टर। भाई ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर कितनी है? 2 डायप्टर है। तो भाई उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ कितना होता है? 1 अपॉन P हो गया। अब F इज इक्वल टू 1 अपॉन कितनी है? 2। अब अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 50। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 50 सेंटीमीटर। बस खत्म, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन भी उसी से आ गया। राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखो, लिक्विड स्टेट में एक ही नॉन मेटल है, ब्रोमाइन, ठीक है, Br। बस खत्म, इतना ही बोलना है। Why does dry hydrochloric gas not change the color of dry litmus paper? Because dry state में हाइड्रोक्लोरिक गैस आयंस को डिसोसिएट नहीं कर सकती, H पॉजिटिव और नेगेटिव Cl नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, इसीलिए वह
लिटमस पेपर में किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट शो नहीं करती है, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आर कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। फोकल लेंथ कितनी होगी, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, आर बाई 2 होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला, तो 20/2 कितना हो गया भाई, 10 सेंटीमीटर, यहीं पर हो जा रहे हैं, तो फटाफट सॉल्व ना। नेम अ मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो एक ही मिरर है जो कि इरेक्ट के साथ साथ इनलार्ज इमेज दे सकता है, और वो मिरर होता है भाई हमारा ये वाला मिरर। क्या होता है ये, कॉनकेव, ठीक है। लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, देन द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड बिहाइंड द मिरर, दैट इज enlarged image and that is virtual and erect image, okay। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, भाई ये तो बायो का है शायद, नहीं इसी में आ जाएगा इक्वेशन आया तो। भाई क्या करना है, CO2 प्लस H2O, एरो के लगा देना, या सनलाइट लिख देना, नीचे क्लोरोफिल लिख देना, क्या बनाना है C6H12O6 प्लस O2 बना दोगे। बैलेंसिंग के टाइम पे ध्यान रखना भाई, यहाँ दोनों साइड H2O कर लेना, बैलेंसिंग करना इजी हो जाएगा आपके लिए बस। Why is tungsten almost used as a filament of electric bulb? देखो टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं फिलामेंट के लिए, देखो एक तो टंगस्टन क्या है भाई, इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, एंड सेकेंड रीजन है हाई मेल्टिंग पॉइंट। दो रीजन है इसके, मेल्टिंग पॉइंट तो 38,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास कहीं होता है, ठीक है, देख लेना इसको। और दूसरी इसकी हाई रेजिस्टिविटी, दोनों चीजें आई है, तो गर्म भी जल्दी हो जाता है और काफी ज्यादा गर्मी को सहन भी कर सकता है बिना पिघले, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए। अब हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, याद रखना हमेशा कैसे होगा, पैरेलल, और अमीटर आता है तो हमेशा इन सीरीज, ठीक है। वोल्ट मीटर कैसे आता है, पैरेलल, अमीटर आता है इन सीरीज, ठीक है। टू मेजर द, हाँ ठीक हो गया, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो उन दो पॉइंट्स के पैरेलली आप क्या कर दोगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हो बस। Which chemical is mainly considered responsible for depletion of ozone layers, में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है वैसे। राइट द केमिकल फॉर्मूला इन टू यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई, केमिकल फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डेकाहाइड्रेट डॉट 10H2। अब यूजेस में क्या लिख दोगे, देखो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आता है, दैट इज फॉर रिमूविंग दी हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को परमानेंटली रिमूव करने के काम आ जाता है। उसके बाद अलावा, उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वर्क में आता है, पेपर इंडस्ट्रीज में आता है ना, तो और भी बहुत सारे, ग्लास जहां पर मैन्युफैक्चर होता है वहां पर यूज में आता है, तो वहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेना यूजेस को। लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है ना इसका, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने को, ठीक है, परमानेंटली हार्डनेस रिमूव करने के लिए वाटर का, वो वाला पक्का लिखना। नाउ व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन, देखो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो दो तरह की ऑक्साइड्स बनती है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो दो तरह की बनती है हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एक होती है भाई एसिडिक, एक ऑक्साइड्स कैसी होती है, एसिडिक, इनको एसिड एनहाइड्राइड्स भी कहते हैं। अब एसिडिक कौन कौन सी होती है भाई, देखो एसिडिक होती है तुम्हारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। और जो हमारी फिर दूसरी ऑक्साइड्स कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, जैसे भाई वाटर है, ये भी तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इस तरह के कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं नेचर में। तो दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, एक एसिडिक बनते हैं और एक कैसे बनते हैं, बेसिक बनते हैं। तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 नंबर का है, तो ठीक है थोड़ा बहुत लिख देना, ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ जहां दी गई होती है वो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा गया होता है। तो आपने क्या करना है
कि भाई कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक होती है, कुछ ऑक्साइड्स क्या होती है, बेसिक होती है, उनके एग्जाम्पल लिख देना, बस बात खत्म। सॉरी, ऑक्साइड्स एसिडिक होती है, कुछ न्यूट्रल होते हैं, उनके एग्जाम्पल लिख देना, एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख देना, बस बात खत्म, उससे ज्यादा नहीं लिखना, एक नंबर का ये। वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? एक पॉइंट का आंसर है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस लिए बोलेंगे हम? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब आगे चलते हैं। You have two solutions A and B. The pH value of solution A is 6 and pH value of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which one of this is acidic and which one is basic? देखो दो pH दिए हैं, A का 6 है, B का 8 है। A का pH कितना है? 6 है और B का pH कितना है? 8 है। ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा pH होता है, ठीक है, उतना कम क्या होगा? कंसंट्रेशन होता है H पॉजिटिव आयंस का। ये रिलेशन रहता है pH का। तो भाई देखो, अगर B और B और A को कंपेयर करें तो B का pH ज्यादा है, तो उसका हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा? लो होगा। 6 का pH कम है, मतलब A का pH कम है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कैसा होगा? हाई होगा। अब जहां हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन हाई होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। जहां हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा वो क्या होगा नेचर में? बेसिक होगा। बस। वैसे भी याद रखना 0 to 7, ठीक है, मतलब 0 to लेस देन 7 बोल रहा हूँ, लेस देन 7 एसिडिक होता है ये। ठीक, फिर एग्जैक्ट 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और अगर हम बोले भाई ग्रेटर देन 7, ठीक है, ग्रेटर देन 7, तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। बस इतना याद रखना आपने। चलिए आगे चलते हैं। फिर बायो का आगे, फिर बायो। व्हाट इज मायोपिया? व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग इट? अब देखो मायोपिया क्या केस होता है, ठीक है। मायोपिया के केस में अगर ये पर्सन की आईबॉल में इस तरह से ड्रॉ कर लूं यहाँ पर, ठीक है, कोशिश करते हैं, ड्राइंग बन जाती है तो ठीक, नहीं तो ऐसी काम चला लिया। ये हमने भाई आई लेंस बना दिया, ये वाला एरिया थोड़ा सा शेड कर देंगे, यहाँ पर क्या है? रेटिना है भाई, ये क्या है? रेटिना है। ठीक है, अब मान लो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे, और वहां से आने वाली लाइट रेज, ठीक है, कोशिश करते हैं सीधी बन जाए तो अच्छी बात। ऐसी ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज क्या हो रहा है भाई? रेटिना में पहुंचने से पहले क्या हो जा रही? कन्वर्ज हो जा रही, मतलब इमेज बन जा रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। तो भाई ये इस कंडीशन पर आपको इन्फिनिटी पे, मतलब फार पॉइंट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ क्लियर नहीं बन रहा? रेटिना पे क्लियर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब आपकी दूर की नजरें क्या है? खराब है। अगर आपको दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा तो इस विजन डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। ऐसा विजन डिफेक्ट जिसमें नजदीक का तो रखा हुआ साफ दिखाई देता है पर दूर का रखा हुआ साफ नहीं दिखाई देता, तो उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया कहते हैं। अब इसका करेक्शन कैसे करते हैं? हम इसमें लगा देते हैं भाई एक, ऐसे करेक्शन ही बताना था ना, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, कौन सा लेंस लगाया भाई? कॉनकेव लेंस लगाते हैं। कॉनकेव लेंस लगाने से क्या हो जाता है ना, ये लाइट रेज थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती है और फिर हमारा कन्वर्जिंग लेंस उसको कन्वर्ज करके कहाँ बना देता है? रेटिना पे बना देता है। ठीक है, इस तरह का कुछ होता है यहाँ पर। तो कौन सा लेंस यूज किया हमने? कॉनकेव लेंस यूज किया, बस इतना याद रखना आपने। ठीक है, बन गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है Na2O सोडियम ऑक्साइड और MgCl2 का। चलो मैं दोनों का फटाफट बना के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल होता है वैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। देखो सबसे पहले क्या करना है आपने? Na लिखा, सोडियम, ठीक है, बनाना किसका है भाई? Na2O का बनाना है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? 2,8,1। पहले तो ये लिख लेना, क्या है ये? सोडियम एटम है भाई। ऐड क्या कर रहे हो भाई? ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, 2 सोडियम में 1 ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं हम।
ऑक्सीजन का कितना होता है 2 कॉमा, बिल्कुल सही 6 होता है। ठीक है, ये क्या है ऑक्सीजन एटम है। अब यहां से शुरू करते हैं भाई कहानी। एक सोडियम यहां बना लो, ठीक है, एक ऑक्सीजन, चलो एक सोडियम यहां पर बना लो और एक ऑक्सीजन यहां बना लो, बस इतना काम करो। और सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इधर वाले सोडियम के भी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, वो तो दिखाया ही नहीं, सॉरी। 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे भी दिखाओगे 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को देगा। ये वाला सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। इसमें हम क्या लिख देंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ऐसे इधर भी आ जाएगा। ठीक, जिसके रिजल्ट में क्या बना, Na पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो गया। कितने हैं भाई Na पॉजिटिव, 2 है। कितने हैं, 2 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2,8 हो गई। ठीक, और वही ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 7 8 किसका आ गया भाई, सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 नेगेटिव हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया, 2,8 हो गया। क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया आपका, क्या, सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसी तरह से आपको अब किसका दिखाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का दिखाना है। ठीक है, Mg, सोडियम, सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 2,8,2। बस बात खत्म। तो कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, 2 है। क्लोरीन में भाई, क्लोरीन का क्या होता है 2,8,7 होता है। कितने आउटरमोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने, ऐसे लिख देंगे, जहां क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम एटम, यह आ जाएगा क्लोरीन एटम, इस तरह से। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जैसे इससे पहले किया था। मैग्नीशियम एक एटम दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 2 है भाई। एक यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीज ने दिया यहाँ, मैग्नीशियम ने, और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने कहा दिया, यहाँ दे दिया। ठीक है, क्या होगा ये, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही क्या हुआ, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए, तो भाई इसके पास आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज। वहीं हर एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो उन पे आ गया 1 नेगेटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, पर कितनी क्लोरीन है ऐसी, 2 क्लोरीन है, तो इस तरह से लिख देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। बस इतना सही था, सिंपल था। अब बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CH4 का। भाई ये भी कोई बहुत मुश्किल चीज तो है नहीं, फटाफट बन जाता है। CH4 का, चार का, सॉरी, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो ऐसे बनाओ, बीचों बीच में कार्बन रख दो, कार्बन के चारों तरफ एक एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन दिखा दो इस तरह से। ठीक है, अब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक हाइड्रोजन बनाओ और उसका भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो। कैसे, एक्स से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ऐसे आपने बना लिया। अब क्या करना है, सर्कल कंप्लीट कर लो। हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट, हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट, हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट, हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट। सारे हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब एक बड़ा सा सर्किल कार्बन के अराउंड बनाओ, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। आ गए, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर किसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका, CH4 का। ये बना उसका बॉन्ड लाइन, बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, ये बनाना था आपने। बस आ गया समझ में, आगे चलते हैं।
IUPAC नेमिंग भाई बहुत सिंपल सी चीज, कार्बन गिन लो, पहले तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो भाई कौन सा ग्रुप है, COOH, कौन सा है, COOH, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, और इसका कार्बन भी काउंट होता है, तो 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, क्या वर्ड आ जाएगा, प्रॉप, बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, AN, कार्बोक्सिलिक एसिड का O एक एसिड हो गया ना। ऐसे ही यहां पर ग्रुप पहचानो भाई कौन सा है, C डबल बॉन्ड O वाला, बस क्या है, कीटोन, कौन सा ग्रुप है, कीटोन। अब फिर से कार्बन गिनो, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, क्या वर्ड आया, प्रॉप, बॉन्ड कैसे हैं, सारे सिंगल है, एन, और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन, प्रोपेनोन हो गया। अब चलो ये वाला कर लेते हैं, हाँ, राइट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट। इतने सिंपल क्वेश्चन, क्या हुआ है भाई, क्या पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा है, आयरन सेकंड सल्फेट FeSO4 यही होता है, बिल्कुल होता है, प्लस जिंक, इसके साथ क्या ऐड किया, जिंक ऐड कर दिया भाई, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ में क्या बचा, Fe। बैलेंस करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आप बस इतनी इक्वेशन लिख दो, दैट्स ऑल, ठीक, और बता देना कि जिंक ने क्या किया, सॉरी आयरन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि भाई आयरन लेस रिएक्टिव है और जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है। व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब जो देखो ये जो वाटर होता है ना, वाटर ये होता है भाई हमारा बैड कंडक्टर, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है, क्योंकि वाटर में भाई बॉन्ड होते हैं कौन से, कोवेलेंट, कौन से बॉन्ड है ये, और कोवेलेंट बॉन्ड इतनी जल्दी आयनाइज नहीं होते, मतलब बना ही नहीं है वो आयन से, तो क्या कहते हैं, आयनाइज होगा कैसे, वहां तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना। लेकिन जब हम इम्प्योर या फिर रेन वाटर की बात करते हैं, तो जो रेन वाटर होता है ना भाई, ये एयर से ट्रेवल करता हुआ आएगा, और एयर में तो बहुत सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और भी है, डर्ट है, डस्ट है, इम्प्योरिटीज है बहुत सारी, ठीक है, तो इनके साथ कंबाइन होकर ये क्या हो जाता है, कंडक्टिव हो जाता है। जैसे वाटर अगर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा, भाई एसिड है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा, HNO3 बना सकता है, फिर कंडक्शन शुरू हो जाएगा, SO2 के साथ बना के H2SO3 बना सकता है, H2SO4 बना सकता है, तो भाई डिफरेंट नए नए केमिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है वाटर कंबाइन होने के बाद, और ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि भाई ये आयंस को डिसोसिएट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वाटर खुद में नहीं कर सकता अगर वो प्योर फॉर्म पर है, क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड है, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता बिना इंप्योरिटीज को ऐड करे, ठीक है। तो बस यही समझना है आपको कि डिस्टिल वाटर क्यों नहीं करता, क्योंकि भाई उसमें कोई इंप्योरिटी है ही नहीं, और डिस्टिल वाटर प्योर वाटर होता है, फिर वहां पर तो आयंस की बात होगी ही नहीं, वो तो कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन जैसे ही हम रेन वाटर की बात करें, तो रेन एटमॉस्फेयर से ट्रेवल होते हुए आती है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर में जितनी भी गैसेज है उनके साथ रिएक्ट करता है वाटर, ठीक है, और इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती है उसमें, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, या फिर आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन कर देता है, फिर उस कंपाउंड से मतलब रेन वाटर से फिर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भाई इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने की रिएक्शन ऑक्सीडेशन क्यों है, कह रहे हैं क्यों है, देखो यहीं से समझाता हूं, ये हमारा इथेनॉल CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन होती है एल्कलाइन KMNO4 या फिर एसिडिफाइड
K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेटिज्म या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन होती है और किसका फॉर्मेशन होता है? इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। भाई क्या समझना है? कंपेयर करो। यहां कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन थे? यहां 6 हाइड्रोजन है। यहां कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। यहां कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। वहां कितने ऑक्सीजन है भाई? 2 ऑक्सीजन है। आप बताओ क्या है ये? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों चीजें हो रही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है और क्या हो रहा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो क्या है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आ गया। अब आगे चलते हैं। फिर क्या है? वेयर एंड हाउ? नहीं नहीं, हमारे मतलब का नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सॉरी, यहाँ पर भी नहीं। ह्यूमन हार्ट नहीं। व्हाई डू स्टार्ट ट्विंकल्स? अरे ये तो मैं बहुत बार, इतनी बार पढ़ा भी चुका हूँ, क्लासेस में रिकॉर्डेड पढ़ा होगा ये भी कहीं। स्टार्स की ट्विंकल करते हैं, अर्थ के सरफेस से बहुत दूर होते हैं, अर्थ के एटमोस्फेयर अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं। अब क्योंकि हमारा जो एटमोस्फेयर है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो हर समय मूव करने में है, ठीक है, वहां की कंडीशंस स्टेबल नहीं है, वो चेंज होने में लगातार, जिसकी वजह से वहां की डेंसिटी भी बदलती रहती है और उस एटमोस्फेयर से पास होने वाली लाइट डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे क्या होती रहती है? रिफ्रैक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से स्टार्स की अपेरेंट पोजीशन, देखो दो चीजें याद रखना, इसकी वजह से क्या होता है? पहला, अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। दूसरा, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, क्या बोला मैंने? पहला, आपने क्या बोलना है? अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, एंड सेकेंडली द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर रिमेन्स कंटिन्यूस चेंजिंग। ठीक है, जैसे चेंजेस कंटिन्यूसली बोल सकते हो आप। हाँ, लगातार क्या होती है? बदलते रहती है, जो कि एक फ्लिकरिंग इफेक्ट को, ट्विंकलिंग इफेक्ट को जनरेट करता है। ठीक है, बस इतना ही बोलना है। वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? देखो यहां पर टॉपिक आ जाता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके हायर एल्टीट्यूड पे जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो लाइट की वेवलेंथ के रिगार्डिंग बहुत 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 कम होता है। समझ गए? पहला पॉइंट क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जब लाइट इन पार्टिकल से टकराती है तो लाइट के लो वेवलेंथ वाले कलर स्कैटर होते हैं। क्या समझ में आया? दो चीजें बोल दी मैंने। पहला मैंने कहा पार्टिकल साइज, ऐसे ही लिखना है, याद रखना क्या पॉइंट लिखना है? लेस देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, या आप बोल सकते हो व्हाइट लाइट। ठीक है, दूसरा, लाइट ऑफ लोअर या स्मॉलर वेवलेंथ भी बोल सकते हो, स्कैटर मोर। कितने कलर स्कैटर हो जाते हैं फिर? वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू। अब ब्लू ही क्यों दिखता है? ब्लू क्या होता है? कलर हमारी आईज को ज्यादा अच्छा लगता है, फेवरेबल कलर होता है। ठीक है, फेवर्ड बाय ह्यूमन आईज, इसलिए हमें आसमान नीला ज्यादा दिखता है। उन्हें को वॉयलेट और इंडिगो भी स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन हमारी आईज ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, ब्लू कलर के लिए, इसलिए हमें स्काई कैसे दिखता है? ब्लू दिखता है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या है भाई? आपका जो आई लेंस है, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं इसको,
ये नजदीक रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहाँ बना रहा है? कहाँ बना रहा? रेटिना पे बना रहा। आपका जो आई लेंस है, मतलब जो ह्यूमन आई है, ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इतनी दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, या इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी भी इमेज कहाँ बना दे रहा? रेटिना पे बना रहा। तो क्या कर रहा है आई लेंस? क्या क्या कर रहा? यहाँ पर ये थिक हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा? थिन हो जा रहा। कौन कर रहा होगा भाई? यहाँ पर कुछ मसल्स लगी होती हैं। कौन सी होती है वो? सिलेरी मसल्स होती हैं, जिससे इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बने। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है? एबिलिटी है किसकी? हमारे आई लेंस की, टू चेंज इट्स थिकनेस। क्या चेंज कर रहा है वो? अपनी थिकनेस को चेंज कर रहा, या टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, टू फोकस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली मतलब नजदीक रखे हुए ऑब्जेक्ट की भी इमेज बना ले रहा है रेटिना पे, और फार साइड रखे हुए ऑब्जेक्ट की भी इमेज कहाँ बना ले रहा है? रेटिना पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है? लेंस को थिक या फिर थिन होना पड़ रहा है। नजदीक है तो थिक हो रहा है, दूर है तो थिन हो जा रहा है। पर ये करवा कौन रहा है? विद द हेल्प ऑफ द सिलेरी मसल्स। सो दिस एबिलिटी इज नोन एज एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, एबिलिटी ऑफ आई या एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स थिकनेस so that it can focus nearby object or far objects by adjusting the focal length of the eye lens with the help of the ciliary muscles is known as accommodation of eye. Accommodation of eye के रिगार्डिंग याद रखना, फारदेस्ट सबसे दूर से दूर कितना देख सकते हैं? इन्फिनिटी देख सकते हैं। और क्लोज से क्लोज हम कितना देख सकते हैं भाई? हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। ये चीजें भी याद रखनी होती है। फिर क्या आया? डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। भाई पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ये होता है पावर। एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के रिगार्डिंग बोलूं तो पावर क्या होता है कि पर यूनिट टाइम पर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, मतलब एक सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी कोई अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है, वही क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रिक पावर होती है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इट्स पावर, इलेक्ट्रिक पावर, एंड इट्स एसआई यूनिट इज वॉट। कितनी होती, क्या होती है यूनिट? वॉट होती है। व्हाई डू व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन भी लगता है, इंपॉर्टेंट भी लगता है मुझे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर हम किसी मैग्नेटिक कंपास को एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे घुमाएं, देखो चलो इसको देखते हैं जरा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, एक ऐसे निकली और एक ऐसे निकली। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप कंपास रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। जैसे यहां रखूंगा तो दिखाएगा कि भाई नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है, ऐसे तो ऐसे तो दिखाता है। यहाँ पर कंपास रख दूंगा तो दिखाएगा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ यहाँ है, और नॉर्थ वाले को पूरा रेड कर देता है, और साउथ यहाँ है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे कंपास रख दूं तो फिर कंपास नॉर्थ कहाँ दिखाएगा? यहाँ को दिखाएगा या यहाँ को दिखाएगा? नहीं दिखा सकता ना, कंफ्यूज। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? ये चीज तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो? दो डायरेक्शन हो। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो, इसलिए हम क्लियरली बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसीलिए कभी भी आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करती है। ठीक है, समझ में आ गया? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टॉर्च बल्ब दैट इज रेटेड 5 volt
एंड 500 मिली एम्पेयर। भाई यहां पर कंफ्यूजन होता है, यहां पर न्यूमेरिकल में गलतियां भी होती हैं। जो आपको गिवन है ना, पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है 500 मिली एम्पेयर है, जिसका मतलब होता है 500 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। इसका मतलब कितना हो गया 0.5 एम्पेयर। ये मेन इंपॉर्टेंट टास्क है। अब देखते हैं करना क्या है। रेजिस्टेंस निकालनी है, पावर निकालनी है और एनर्जी कंज्यूम निकालनी है 1 आवर में। तो आपको टाइम भी गिवन हो गया, चलो 1 आवर टाइम हो गया। आपने क्या क्या निकालना है, आर फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है और ई फाइंड आउट करना है। इतना ही करना था। हाँ, तो सबसे पहले ओम्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस निकालनी है। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है और R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई हो गया। फटाफट से सॉल्व करते हैं। भाई V कितना है 5 है, I कितना है 0.5 है, कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया, 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। पावर निकालना है, पावर क्या होता है, पावर P इज इक्वल्स टू V आई होता है। भाई खत्म, 5 इंटू 0.5 कितना हो गया 2.5। यही आ रहा है भैया आंसर, यही आएगा और क्या आएगा। अब 2.5 वॉट अगर इसकी पावर आ रही है, क्या करते हो भाई, एनर्जी किस में निकालते हो। दो तरीके हैं, एक आप एनर्जी निकाल लो, ठीक है, P इंटू टी, ठीक है, ऐसे निकाल लो, या फिर जो भी करते हो, मतलब एक ही तरीका था। अब देखो यहां पर दो तरीके हो सकते हैं कि आप इसको 2.5, ठीक है, बात को समझना, 2.5 वॉट को आप 1 आवर मतलब कि 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप इसको किलोवाट में बदल दो। कैसे बदलोगे, 2.5 इंटू 10⁻³ किलो वॉट इंटू 1 आर कर लो, ठीक है। अब इन दोनों ही कंडीशन पे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तो 2.5 इंटू 10⁻³ किलो वॉट आर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आप मल्टीप्लाई करके इजिली निकाल लेना, ठीक है। दोनों मेथड्स आपकी सेम मानी जाएंगी। अब कहा चले, क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। देखो, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स मतलब कोई सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, जिसके सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। ठीक हो गया, समझ गए। व्हाइट वॉश समझ गए होगे ना, व्हाइट वॉश मतलब चूना करने के लिए किसका यूज करते हैं, चूने का ही तो यूज करते हैं। चूना क्या होगा, क्विक लाइम की बात हो रही, किसकी बात हो रही, क्विक लाइम की बात हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का यूज तो करते हैं चूना करने के लिए। अब फिर क्या पूछा गया है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद वाटर एक्स। अच्छा, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। भाई बहुत सिंपल है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसकी रिएक्शन किससे होगी, वाटर से होगी। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हीट, बस इतना सही है। देखो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये वाटर हो गया, ये क्या बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना है। इसके दो तीन नाम होते हैं, एक तो इसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम, दूसरा उसका नाम होता है लाइम वाटर, ठीक है, ये चीजें याद रखना। स्लेक्ड लाइम भी इसी का नाम है और लाइम वाटर भी इसी का नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है। आगे चलते हैं, व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई ऐसे याद रखना, एक्सो मींस आउटसाइड, मतलब
रिलीज होती है, जहां क्या एनर्जी की बात हो रही है। एंडो, दूसरा क्या हो गया एंडो, एंडो मींस इनसाइड, इनसाइड क्या रिक्वायर्ड है, मतलब रिलीज नहीं हो रही है, रिक्वायर्ड है क्या एनर्जी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक, ऐसी एनर्जी जिसके हो ऐसी रिएक्शन जिसके होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो, बिना एनर्जी के हो ही ना पाए, जब तक आप उसको एनर्जी प्रोवाइड ना करो, वो क्या है एंडोथर्मिक है। अब पूछा है उसने एक्सप्लेन विद एग्जांपल, भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये तो आता ही होगा रेस्पिरेशन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। याद करना कितना आसान है, CO2 प्लस H2O, यहां तुमने लगा दिया सनलाइट, यहां कर दिया क्लोरोफिल, ठीक है, और क्या बना दिया तुमने ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, ये हो गई तुम्हारी फोटोसिंथेसिस। ये देखो एनर्जी लगी, यहां सनलाइट लगी। दूसरा आपने यूज किया भाई क्या ग्लूकोज था C6H12O6, इसका ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बना CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, क्या बना एनर्जी। तो एनर्जी क्या हो गई यहां पर रिलीज हो रही है, तो भाई ये एक्सोथर्मिक है और ये क्या है एंडोथर्मिक है। अब हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इन लाइम वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, एक एक नंबर की होती है, बहुत सिंपल आता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन लाइम वाटर सॉल्यूशन, अभी बताया था क्या होता है लाइम वाटर। देखो यार यहां पर याद रखना क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में H2O बनता है बस। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट बस। फिर दूसरा ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर मैंने आपको लास्ट पेपर में बताया था, ये भाई नाम चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नाम नहीं फॉर्मूला थोड़ा सा नई किताब के अकॉर्डिंग, CaOCl2 होल ट्वाइस प्लस HCl। बाकी देखो रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया, रिएक्शन में क्या बनेगा CaCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, बस बैलेंस कर लेना। इथेनोइक एसिड हो गए, सॉरी हाँ, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ CH3CH2OH, किसके साथ भाई सोडियम के साथ, क्या बनेगा हाइड्रोजन हटा देना वहां सोडियम लगा देना, ठीक है, क्या बन गया CH3CH2ONA प्लस H2 निकल गया, ठीक है, ये बबल्स के फॉर्म पे निकलेगा, गैस इवॉल्व होगी यहाँ पर भी। भाई इसका नाम याद रखना, इसका नाम है सोडियम, दो कार्बन है तो इथॉक्साइड, क्या बन गया इथॉक्साइड, ठीक है, नाम जरूर लिखना, ठीक है, नाम हर जगह लिखना कंपाउंड्स में, क्योंकि भाई व्हाट हैपन वंस में ये चीजें मिस मत कर देना बस। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, अब देखो ये आधा अधूरा लिखा है, वैसे हम पूरा लिखेंगे, इथेनोइक एसिड CH3COOH रिएक्ट्स विद इथेनॉल, ये OH हो गया, ये CH2, ये CH3, ठीक है, किसकी प्रेजेंस होती है भाई यहाँ एसिड की प्रेजेंस होती है, ठीक है, याद रखना क्या बनेगा यहाँ हमेशा एस्टर बनता है COOCH2CH3, इसको बोलते क्या है हम इथाइल, स्पेस आएगा इथेनोएट, और साथ में क्या रिलीज होता है भाई वाटर। ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड होगी, इसके ऊपर वाली रिएक्शन भी आपकी बैलेंस थी। फिर डिफाइन मिनरल्स एंड ओर, देखो एक एक मार्क का है, कितने कितने नंबर का है, एक एक नंबर का है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। मिनरल्स क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट एग्जिस्ट, ठीक है, मेटल्स के मतलब कोई भी कंपाउंड्स, किसके कंपाउंड मेटल्स के साथ, कोई भी कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, ऑल दोज मेटल कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट नेचुरली आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है।
तो जितने भी कंपाउंड है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, जो भी कंपाउंड है, जो भी मतलब आपको अर्थ क्रस्ट में मेटल किसी भी फॉर्म पर, किसी भी कंपाउंड के फॉर्म पर मिल रहा है ना, वो क्या है, मिनरल है। मिनरल और ओर में थोड़ा सा डिफरेंस भी था। तो ओर क्या है, ऑल दोज मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में तो आप क्या बोलोगे, मेटल कंपाउंड्स, मटेरियल मेटल कंपाउंड्स which exist in the earth crust naturally are known as, which are found in the earth crust naturally भी बोल सकते हो आप, वो सब मिनरल्स है। ओर्स क्या है, ओर्स भी क्या है, मिनरल्स है। लेकिन ओर्स की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, दोज मिनरल्स, क्या लिखोगे, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स। बस बात खत्म, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो मिनरल्स में कुछ भी लिख देना, एक एग्जाम्पल। ओर्स में भाई, ओर्स में अच्छे एग्जाम्पल लिखना, ओर्स का ही एग्जाम्पल लिखना। जैसे मिनरल में तो तुम भाई सोडियम सल्फेट भी लिख दो, मिनरल है। सोडियम कार्बोनेट लिख दो, मिनरल है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करता भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओर की बात करें तो ओर में स्पेसिफिकली लिखना, जैसे बॉक्साइट लिखना, जैसे मैग्नेटाइट लिखना, ठीक है, जैसे हेमेटाइट लिखना। मैग्नेसाइट होता है, हेमेटाइट होता है, ठीक है, पायरोलिसाइट है। मतलब जितने ओर्स के नाम आपने पढ़े वो लिखना ना, कैलामाइन लिख देना ना, जिंक ब्लेंड लिख देना, इस तरह के नाम लिखना। सिनेबार है जैसे। नाउ नेम द two metals which displace hydrogen from dilute acid and two metals which cannot। अरे देखो, कोई भी दो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से उठा के टॉप के लिख दो यहाँ पर। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, नहीं कॉपर नहीं, सॉरी, आयरन, जिंक, ये सब क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अपने दो ऐसे मेटल्स लेते हैं जो कि नहीं करेंगे। अरे सबसे नीचे से शुरू करना, कौन, गोल्ड, ठीक है, प्लेटिनम, सिल्वर बोल सकते हो, ऐसे मेटल चुन लो, ठीक। अब चलो यहां से, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कहां आता है। एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 29, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज is placed in 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and size। वही घिसा पिटा क्वेश्चन आ गया। हाइट दी ऑब्जेक्ट की h है, u है और f है, मिरर है, कॉन्केव, इतनी चीजें याद रखनी। h 3 सेंटीमीटर, u हमेशा नेगेटिव होता है, कितना था 10, तो -10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव बोला है ना भाई, कॉनकेव है तो भाई फोकल लेंथ क्या होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, कॉनकेव ही है ना। अब आपने निकालना है v, v के बाद हम नेचर भी बता देंगे और साइज भी निकालना, मतलब एच डैश भी निकालना है। तो आपने v पता करना है और एच डैश पता करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेंदी वे में करना, लॉन्ग मेथड का यूज करना, ठीक। सबसे पहले भाई मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u एंड 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। सब्स्टिट्यूट कर लेना वैल्यूज फटाफट से। 1/f दैट इज 1/-15 माइनस 1/-10, ठीक है, ये 10 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-15 प्लस 1/10। एलसीएम ले लोगे। अभी माइनस साइन को ना मैं इधर डाल देता हूँ ऊपर, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया भाई। ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया, -2, ये कितना हो गया, 1 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, सॉरी 3। आंसर कितना आ गया, 1/30 आ गया। तो आपका v कितना आ गया भाई, 30 सेंटीमीटर आ गया। अब आंसर तो सही आया है, सही आया कि गलत, सोचो। आंसर बिल्कुल सही आया है। फोकल लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर है, आपने 10 सेंटीमीटर फ्रंट पे ऑब्जेक्ट रखा है। खुद सोचो ना, केस कौन सा है, ये फोकस था, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ ना, पोल और एफ के बीच में, तो भाई वर्चुअल इमेज ही तो बनी होगी।
वर्चुअल इमेज बनी होगी तो इस साइड बनी होगी तो भाई पॉजिटिव आना चाहिए था आंसर, आपका सही आ रहा है आंसर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरह से एक बार को एग्जाम में चेक भी कर लिया करो कि आंसर सही आ रहा कि नहीं। अब भाई v तो आ गया 30, आगे चलते हैं, क्या निकालना था भाई, एच डैश निकालना है, लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा लेंदी कर लो इसको क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। v हमारा 30 आ रहा है तो ये हो गया -30, u कितना आया था, u था हमारा -10। ठीक है, तो कितना आ गया मैग्निफिकेशन, 3 आ गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन जैसे आपका 3 आया, अब आप लिखोगे ऑल्सो m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। अब यहां पर से एच डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m इंटू एच, फिर वैल्यू रख दो। ठीक है, बस ये क्वेश्चन को लेंदी करने का तरीका, 4 नंबर लाइक लगे वो, 3 इंटू एच कितना है, एच कितना था 3 था शायद से, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो बस ये आपका क्या आ गया, एच डैश आ गया। अब इसके रिगार्डिंग आप बता दो भाई पॉइंट्स में लिखकर कि भाई नेचर ये है, पोजीशन ये है और साइज ये है, बस हो गया। और में क्या है, explain with the help of a diagram why a pencil partially immersed in water appear to be bent at the water surface। भाई ये आया है अच्छा क्वेश्चन, कैसा डायग्राम बनाना है, चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक कंटेनर बना लेंगे यहाँ पर। ठीक भाई, मैं इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, आप लोग पेंसिल इरेजर शार्पनर सबका यूज करते हुए अच्छा बनाना। ठीक है, फिर उसमें हम स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे भाई पेंसिल। मेरे पास स्केल भी नहीं है, ये फ्री हैंड चल रहा है भाई। यहाँ पर आप पेंसिल को बिल्कुल भी बेंडेड नहीं दिखाओगे, जैसी होती है ना स्ट्रेट वैसे ही दिखाओगे। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऐसा बना लो कि ऐसा लगे कि अंदर क्या है, कोई वाटर है, मतलब मीडियम है यहाँ पर कोई, तो इस तरह का शो कर सकते हैं हम। अब आपने क्या दिखाना है, चलो अब यहां से देखना, एक लाइट रे है जो कि पेंसिल के इस पॉइंट से इमर्ज हो रही है। यहां पर मीडियम मान लो क्या है, वाटर है, ये भी लिखना पड़ेगा। यहां पर मीडियम क्या है भाई, एयर है। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम है, एयर कैसा है, रेयरर मीडियम है। तो लाइट रे इमर्ज हो रही है यहां से, इस डायरेक्शन पे मान लो, यहां पर बाउंड्री से बाहर आ गई। ठीक है, अब इस कंडीशन पे लाइट रे को जाना कैसा चाहिए था, सीधे सीधे जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन लाइट रे कहां चलेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलेगी। ठीक है, रेयरर सॉरी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गई है, तो भाई बेंडिंग कहां होगी, बेंडिंग कहां होगी खुद सोचो। ये सरफेस है, सरफेस पे नॉर्मल बनाओ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल भी बनाना पड़ेगा ना। मान लेते हैं ये है सरफेस और ये बन गया हमारा नॉर्मल, ऐसे ही बनेगा। तो बेंडिंग कहां हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक्चुअल पास से भी दूर हो जाएगी, इस तरह से हो गई। ऐसे ही इसी पॉइंट से एक और लाइट रे निकालो, क्योंकि भाई 2 तो चाहिए मिनिमम। इस एंगल में डाल देता हूं, देखो। अब यहां पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं ये है वो नॉर्मल। ठीक, अब यहां पर भी बेंडिंग क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, कुछ इस तरह से। किस तरह से जाएगी अभी, इस तरह से हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि यहां पर से अगर कोई पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ये हमने आईज बना रखी है, यहां पर से अगर कोई पर्सन इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए ये लाइट रेस कहां मिलेंगी, कहां मिलेंगी, इनको ऐसे ही हम सीधे सीधे एक्सटेंड कर देंगे पीछे इस तरह से। तो कहीं ना कहीं पर वर्चुअली नहीं अपेयर्स टू बी मीटिंग होगी, मान ले इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर उसको क्या दिखेगी, पेंसिल की निब दिखेगी, क्या दिखेगी, पेंसिल की निब।
और इसी के अलॉन्ग हम क्या कर देंगे, एक डॉटेड स्ट्रक्चर बना देंगे कि भाई उसको अपेरेंट कहाँ कैसी दिखेगी, पेंसिल इस तरह से दिखेगी। तो ये आपका इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। आगे समझ गए? मतलब पेंसिल जो एक्चुअल है वो तो रेड वाली है, लेकिन उसको दिखेगी कौन सी, जो हमने लास्ट में ब्लैक वाली बना रखी, ऐसी पेंसिल दिखेगी उसको बेंड टू। बस इतना सा आपने डायग्राम बनाना है, बस हो गया। बाकी मीडियम लिख देना, ऑब्जर्वर लिख देना है, बस हो गया। और थोड़ा बहुत पॉइंट्स में आपको पैराग्राफ में लिखना होगा, पॉइंट वाइज थोड़ा सा। अब चलते हैं आगे। भाई टू लेंसेज हैं, पावर है 2.5 डायोप्टर और एक की पावर है -1.5 डायोप्टर are placed in contact with each other. What will be the power and focal length of this combination? ठीक है, एक है +2.5, एक है -1.5, +2.5 एंड -1.5। ठीक है, P1 मान लेते हैं +2.5 डायोप्टर है एक लेंस, और जो P2 है सेकंड लेंस की पावर वह है -1.5 डायोप्टर। यही था। अब ये लेंसेज कैसे रखे गए, देखो एक तो ये लेंस है ना, ये पहला लेंस है हमारा P1 वाला, और दूसरा लेंस कौन सा है, वो तो पावर देख के पता चल रहा ना, एक प्लस में एक माइनस में। तो एक लेंस हमारा ये है P2, इस तरह से रखे गए। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हमें टोटल पावर निकालनी है। देखो जब भी लेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो जो टोटल पावर होता है वो क्या होता है, P1 प्लस P2 हो जाता है। तो कर लो P1 प्लस P2, भाई 2.5 माइनस 1.5। अब माइनस क्यों किया बोल दोगे कहीं तो, क्यों किया माइनस, नहीं मैंने लिखा तो वही +-1.5 डायोप्टर, हर जगह लिख देता हूँ। क्या हो गया फिर, वो लास्ट में वही हो गया 2.5 माइनस 1.5 डायोप्टर। वैल्यू आ गई कितनी, 1 डायोप्टर। तो ये तो आ गई पावर। अब फोकल लेंथ क्या होती है, P इज इक्वल टू 1/P। और अगर डायोप्टर में लिख रहे हो सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो 100/P करोगे। ठीक है, सेंटीमीटर में अगर आंसर लिखना है तो, क्योंकि ये मीटर का रिलेशन होता है। अब 1 डायोप्टर है तो भाई 100 कितना हो गया, 1 हो गया। आंसर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। बस आ गया आपका आंसर, खत्म किस्सा। लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। इस सर्किट में आपने पता करना है कि भाई इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अच्छा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टॉपिक से पूछते हैं, उससे ऊपर का न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है भाई, सबसे पहले इस डायग्राम को आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, समझ लो पहले डायग्राम क्या है। 4 6 15 क्या है, 4 6 15। मैं खाली रफ डायग्राम बना लेता हूँ ऐसा। ऐसा ही है, 4 ओम, 6 ओम और 15 ओम। भाई ये दोनों तो जुड़े हैं आपस में पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। फिर अगर मैं बात करूं इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये 15 एम्पियर, ये दोनों आपस में कंबाइन है कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बस इतना सा याद रखना है। अब उसने पूछा टोटल रेजिस्टेंस निकालो, फिर टोटल रेजिस्टेंस पहले 4 और 6 ओम को लगा लो, आरएस मान लो उनको। कितना हो गया, 4 ओम प्लस 6 ओम कितनी हो गई, 10 ओम। अब आर डबल डैश मतलब आर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो भाई एक तो 1/10 ओम हो जाएगा ऊपर वाला, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1/15। ऐड कर लेंगे, सॉरी आर डबल डैश नहीं 1/r डबल डैश होगा। ठीक है, ऐड कर लेंगे, फटाफट से एलसीएम लेके कर लेते हैं। 33 प्लस 2 5/30। भाई तो आर डबल डैश कितना आ गया, 5/30, 30.5 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया आपका। ठीक है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब पोटेंशियल दिया है 12, 6 ओम रेजिस्टेंस है, करंट कितना हो जाएगा भाई, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। वी कितना है, 12 वोल्ट है। आई कितना है, सॉरी आर कितना है, 6 ओम है, डिवाइड किया, लो भाई आ गया आंसर 2 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। बस खत्म, 4 नंबर का सवाल था। अब लास्ट बताना है हमने, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड।
भाई कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? भाई बहुत बार बताया है, लेंथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड, एरिया, कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल, क्या बोलते हैं प्यार से? रेजिस्टिविटी, रो से डिनोट करते हैं। फोर्थ, टेम्परेचर, क्या है वो? चौथा, टेम्परेचर। अब एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स लिखने ही इंपॉर्टेंट है, नाम लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। अगर टाइम है तब तो ठीक है, नहीं है तो वेस्ट मत करना टाइम। तो 2024 का तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का ही था। अब कैसा लगा क्वेश्चन पेपर के आंसर्स, कैसे लगे, पढ़ाया हुआ समझ में आया नहीं आया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ और ऐसी क्वेश्चंस होंगे, कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद कौन सा वीडियो या कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, या फिर किस तरह के क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग आपको बात करनी है, सीबीएसई के करने तो सीबीएसई के करके दिखा देंगे भाई, वो भी हो जाएगा। आप मेरे को बताते रहिएगा, ठीक है? अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।